G7 के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को 6 मंत्र दिए हैं। क्या है वो 6 मंत्र, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे बड़ा मंच, दुनिया को 6 मंत्र। पहली बड़ी बात, पहला मंत्र ग्लोबल साउथ का जाता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक अनिश्चितता का खामियाजा भुगत रहा है। साइबर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो तकनीक चांद पर ले गई। साइबर सुरक्षा चुनौती एक बहुत बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ तकनीक की अगर बात की जाए तो समाज के हर वर्ग को इसका फायदा मिलना चाहिए। यह तीसरा बड़ा मंत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका लगातार इसको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एआई मिशन लॉन्च, मूल मंत्र एआई फॉर ऑल, यह वहां पर मंत्र दिया गया है। और देखिए हरित युग की बात की जाए, आने वाला युग हरित युग बनाने की कोशिश की जा रही, यानी कृषि क्षेत्र पर भी एक खास फोकस देने की बात। और विकसित भारत 2047 का जो मंत्र है, मिशन है 2047 देश को विकसित बनाना है। यह बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। कौशल मिश्रा जी हमारे साथ है। कौशल मिश्रा जी, ये देख रहे हैं हम, चुनाव के दौरान भी हमने काफी सुना कि कैसे जो मोदी सरकार है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से यहां पर हरित युग की बात की गई, एआई मिशन की बात की गई, या तमाम तकनीकों का जिक्र किया गया, कैसे देख रहे हैं आज के दौर में, आज के युग में कितना जरूरी हो जाता है? देखिए, मोदी जी ने जो भी बातें कही है, भारत की तरफ से जो पक्ष रखा गया उसमें टेक्नोलॉजी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए बात की गई है। कोई भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, चाहे एटॉमिक की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे एआई की बात हो, चाहे कंप्यूटर की बात हो, किसी भी तरफ उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये मोटा मोटा मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे देना जरूरी भी है और आगे के लिए बेहतर भी है। फराज साहब बहुत सारी रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, तो फराज साहब एक रिपोर्ट और मैं बताता हूं, द इनविजिबल हैंड्स, ये एक रिपोर्ट है डिसइंफो लैब ने निकाली है। मैं चाहूंगा कि इनविजिबल हैंड इन लोकसभा इलेक्शन 2024, इसको भी जरा पढ़िए, एक बार ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीजें देश के लिए देखते हैं कि देश की कंडीशन कहाँ खराब है और कैसे हो रही है, तो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, मैं आप एडिटोरियल बोर्ड से कहूंगी इस रिपोर्ट के बारे में जरूर एक प्रोग्राम कर, क्योंकि इस रिपोर्ट ने यह बताया कि किस तरीके से इंटरनेशनल जो ताकत है उन्होंने मिल करके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस लोकसभा का चुनाव था 2024 का, उसमें किस तरीके से फॉरेन ताकतों ने इनविजिबल हैंड की तरह से यूज करके इसको अफेक्ट करने की कोशिश की थी। तो फराज साहब, आपकी चिंता जायज है कि देश कहीं कहीं कुछ आप जो रिपोर्ट साइट कर रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स में डाउन है, पर इस रिपोर्ट को भी पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल ताकतों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए इसका उत्तर भी ले लेते हैं किदवई साहब से। इकोनॉमी आया और अब चौथी पे जा रहा है और अब पहले की बात करने की कोशिश कर रहा है। इसका उत्तर ले लेते हैं किदवई साहब। और एक छोटा सा और फीडबैक, सिर्फ एक छोटा सा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। जब हमारे पार्लियामेंट के उद्घाटन में सेंगोल लाया गया था और कुछ पुजारियों को लाकर के उनसे पूजा कराई गई थी, उस पे सवाल उठा था। पर आप देखिए वैश्विक प्लेटफॉर्म पे एक धार्मिक गुरु पोप, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आप धर्म, जो वर्ल्ड की सभ्यता है, उस सभ्यता में आप धार्मिक मूल्यों का आदर करते हुए किस तरह से आगे बढ़ते हैं। वो तस्वीर दुनिया ने देखी, उसका भी अपना संदेश है। मेरा ये कहना है कि अगर यही काम इंडियन प्लेटफॉर्म पे किया गया होता, G20 में किया गया होता, तो फराज किदवई साहब या इंडी गठबंधन के जो लोग ऑब्जेक्ट करते, संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं डेवलपमेंट। संगीत रागी जी अपनी बात करिए, बात पूरी करिए। देखिए, जो भी मेरे से ये पॉइंट छूट गया था जो कौशल जी ने उठाया है, वो वहां पर उस उद्घाटन समारोह में शामिल थे। भारत का यदि कोई शंकराचार्य जी यदि वहां पर होते या कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष वहां पर होते, तब इस देश में सारी विलाप जो होता वो देखते कि विपक्षी पार्टियां रो रही हैं, छाती पीट रही हैं, रुदाली कर रही हैं। हम अपनी सभ्यता, भारत की अपनी पहचान जो है वो इस रूप में स्थापित करने, और नरेंद्र मोदी ने वो किया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के आध्यात्मिक विरासत को भी सार्वजनिक जीवन में और ग्लोबल स्तर पर ले जाने में कभी भी संकोच नहीं किया, कभी भी हिचकिचाया नहीं, योग को अपनाया और योग को विश्व में यानी ये अपने आप में आप कह रहे हैं कि
एग्जाम्पल भारत है। में कुछ लोग और विपक्षी पार्टियां लेकिन किदवई साहब का उत्तर रह गया था, उनका उत्तर लेना जरूरी है क्योंकि एक बात उठी थी बीजेपी की तरफ से। किदवई साहब, मैं अगर सब कुछ छोड़ दूं, चलिए ये डेटा तो इसका काउंटर भी आ जाएगा, कोई ना कोई उसका भी काउंटर दे सकता है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था आपसे कि एक समय चुनाव के पहले ऐसा भी था कि देश के कई बड़े नेता विदेशों में जाके ये कहते रहे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, चुनाव आयोग हाईजैक हो गया, ईवीएम मैनिपुलेट हो रहा है। लेकिन जब नतीजे आए तो ये दिखा कि भाई चुनाव में ऐसा है इंडिया में कि विपक्ष की ताकत बढ़ सकती है, विपक्ष मजबूत हो सकता है। आपकी खुद की सीटें बढ़ी हैं, कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि वो सब कुछ जो था उसका बेस गलत था और इंडिया में चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं? डेमोक्रेसी का मैसेज बहुत क्लियर है। नहीं तो चाइना में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, कई दुनिया के देश हैं जहां क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और इराक जैसी कंट्रीज से। दूसरी बात यह है कि मैं आज भी एज एन स्पोक्सपर्सन ऑफ समाजवादी पार्टी आज भी इस बात पर कायम हूं कि पूरी कोशिश की गई कि इलेक्शन जो है वो अनफेयर हो। दूसरी बात रही कि अभी हमारे कौशल भाई बात कर रहे थे, मैं बहुत ताज्जुब में बैठा था कि जिस डिबेट में संगीत रागी जी हो वहां पर अभी तक धर्म क्यों नहीं आया। वो खैर अल्टीमेटली आ ही गया धर्म, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में विजय जी को नहीं बोल रहा हूं, जो और इनके प्रवक्ता हैं वो वेटिकन को क्या क्या कहते हैं, आप अपने आर्काइव में चले जाइएगा और जाकर के देख लीजिएगा। चाइना की बात हुई अभी, देखिए जहां तक बात चाइना की है तो सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता हैं, इनके एमपी थे, पता नहीं इस टाइम है कि नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। वो कहते हैं कि चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। आरएसएस कहती है कि साहब भारतीय जनता पार्टी साहब, मेरा सवाल कुछ और था। मैंने ये कहा कि जो साउथ एशिया है यहां पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? इस चुनाव ने यह साबित किया कि भारत ही है, और भारत को लेकर कोई कितना भी बाहर कुछ भी कहता रहे, हर बार चुनाव यह साबित करता है कि भारत में डेमोक्रेसी इंटैक्ट है, प्रोटेक्टेड है, और जनता अपने हिसाब से अपने नेता और अपनी सत्ता चुन लेती है। इस चुनाव में भी यह दिखा। इससे आप असहमत हैं या फिर सहमत है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और भारत का जो लोकतंत्र था वो, और जो लोकतंत्र है वो विश्व का महानतम लोकतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि भारत के लोकतंत्र को तार-तार किया। वो आप बताइए कि चंडीगढ़ के जो मेयर इलेक्शंस हुए थे, थैंक्स टू द सीसीटीवी कैमरा और बैलेट पेपर्स, कि वहां पर जो भारत का लोकतंत्र हाईजैक हुआ था वो दुनिया के सामने आ गया। और मैं नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था चंडीगढ़ में जो मेयर इलेक्शन हुआ था, किदवई साहब, वो भी एक मुद्दा है। किदवई साहब, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी एक मुद्दा। ग्लोबल साउथ पर आ जाइए। हाँ, बिल्कुल। अब आप ग्लोबल साउथ पर आ जाइए। ग्लोबल साउथ में जब से विश्व गुरुजी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नेपाल से आप देखिए कि हिस्टोरिकली हमारे कैसे रिलेशंस होते थे। नेपाल ही एक ऐसा देश था जिससे हमारे रिलेशन बहुत हेल्दी होते थे, लेकिन आज चाइना के साथ मिलकर के नेपाल हमको आग दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसने एक बहुत ही आपत्तिजनक नक्शा सामने पेश किया। श्रीलंका जब फाइनेंशियल क्राइसिस में था तो भारत ने उसकी बढ़ करके मदद की, इसकी मैं तारीफ करता हूं। लेकिन उसके बाद में अननेसेसरी उन्होंने कच्चा तीवू का आइलैंड का इशू उठा करके श्रीलंका से भी अपने जो संबंध है वो लगभग खराब कर लिए। बांग्लादेश की आप बात करिए, बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेश जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु जी, जब इलेक्शन में मंच पर खड़े होकर के बोलेंगे कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी है, बांग्लादेश की घुसपैठी है, तो उसके बाद भी बांग्लादेश से हमारे कैसे रिलेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान को तो छोड़िए, मैं उसकी गिनती ही नहीं करता हूं। लेकिन चाइना के बारे में मैं एक कमेंट जरूर करूंगा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2047 में भारत की इकोनॉमी XYZ ट्रिलियन हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके अगर आप भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो शायद 2047 से पहले 2037 में हो जाएगी, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऐसे। तीसरी बात, 20 सेकंड और दे दिएगा। चाइना की अगर आप बात करते हैं तो 1990 में जो पर कैपिटा इनकम चाइना की थी वो $369 थी, और 2022 में 2411 हो गई। 650%, करीब 3655% की ग्रोथ। सॉरी, ये इंडिया की थी 663% ग्रोथ, और चाइना की 3500% की ग्रोथ हुई है। जो चाइना की इकोनॉमी थी 2010 में वो 3.6 टाइम्स ऑफ इंडिया थी, लेकिन 2023 में बढ़कर के ये 5.3 टाइम्स हो गई है। तो चाइना कहीं हमसे तेजी से ग्रो कर रहा है। और लास्ट स्टेटमेंट,
जो साउथ ईस्ट एशिया में यूएस का जो विड्रॉल हुआ है, यूएस का जो इंटरफियरेंस कम हुआ है, उसका जो वैक्यूम फुलफिल कर रहा है वो चाइना कर रहा है। ये आप अपने आर्काइव में देख लीजिएगा, आप अपने रिपोर्ट्स निकाल लीजिएगा। तो विश्व गुरु की लीडरशिप जब से 2014 में आई है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, चाहे वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पैरामीटर्स हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स हो, और चाहे ग्लोबल लेवल पर हो, हर चीज में भारत जो है वो पीछे होता चला गया।